हेलो गाइस, वेलकम टू आदि क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग भारतीय संविदा अधिनियम पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम के बहुत से टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। तो आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है करार और संविदा में अंतर। तो चलिए देख लेते हैं। ये नोट्स हमने बनाए हैं जो करार और संविदा में अंतर, शायद ये आपके काम आए। तो देखिए दोस्तों, ये है करार और संविदा में अंतर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, करार के लिए 3 बातें होना आवश्यक है, प्रस्ताव, स्वीकृति एवं प्रतिफल। जबकि संविदा के लिए 2 बातें आवश्यक हैं, करार का होना तथा करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना। तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा है कि करार के लिए 3 बातें होना आवश्यक हैं, प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल। जबकि संविदा के लिए 2 बातें आवश्यक हैं, करार का होना तथा करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, करार वैधानिक तथा अवैधानिक कैसा भी हो सकता है, जबकि संविदा सिर्फ वैधानिक प्रकृति की ही होती है, यानी कि संविदा वैधानिक प्रकृति की ही होते हैं। तो करार और संविदा में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि करार वैधानिक तथा अवैधानिक हो सकता है, जबकि संविदा ऐसी नहीं होती है। और करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है। संविदा नहीं की कोई बात नहीं होती, बल्कि संविदा में प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। करार में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। करार का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि करार कैसा भी हो सकता है, विधिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, अनैतिक हो सकता है, कैसा भी। जबकि संविदा का क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि प्रत्येक करार संविदा का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसलिए करार का रूप जो होता है वो आपका बड़ा होता है, बहुत ही विस्तृत होता है, और संविदा का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है, सभी करारों में वैधानिक दायित्व का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है, जैसे नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि। जबकि संविदा के पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न होना आवश्यक होता है। सभी करारों में वैधानिक दायित्व का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है, जैसे नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि। जबकि संविदा के पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है। तो ये रहा हमारा करार और संविदा में अंतर, जो हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। और अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम कानूनी संविदा भी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आता है एक और टॉपिक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज, वो है शून्य और अवैध संविदा में अंतर। तो शून्य और अवैध संविदा हम लोगों ने पढ़ा है संविदा के प्रकार में, उसमें शून्य संविदा है और अवैध संविदा भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, शून्य और संविदा के बीच निम्नलिखित अंतर है। एक समझौता जो अपनी कानूनी स्थिति खो देता है वह एक शून्य समझौता होता है। वह समझौता जो कानूनी स्थिति खो देता है वो शून्य समझौता होता है। वह समझौता जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है वो अवैध समझौता कहलाता है। नेक्स्ट आता है, कुछ समझौते जो अपने कानूनी बंधन को खो देते हैं वह शून्य संविदा हो जाती है। वो समझौते जो कानूनी बंधन को खो देते हैं वो शून्य संविदा हो जाती है उनमें, और अवैध संविदा शुरुआत से ही शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक शून्य समझौता कानून के तहत दंडनीय नहीं है। शून्य समझौता कानून के तहत दंडनीय नहीं है, जबकि अवैध संविदा को अपराध माना गया है। ओके, तो ये 3 पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पॉइंट हमारे पास और है यहाँ। शून्य समझौता आईपीसी द्वारा निषेध नहीं है, जबकि अवैध संविदा आईपीसी के द्वारा निषेध है। अवैध संविदा आईपीसी के द्वारा निषेध माना गया है, जबकि शून्य संविदा को निषेध नहीं माना गया है। शून्य संविदा मान्य हो सकती है, शून्य संविदा कहीं कहीं मान्य भी हो सकती है, जबकि अवैध संविदा के समझौते हमेशा शून्य होते हैं। अवैध समझौता कहीं भी मान्य नहीं होता है। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा शून्य समझौता और अवैध समझौता में, यानी कि शून्य संविदा और अवैध संविदा में अंतर। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और कौन कौन सी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करिए, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।